Hello everyone, welcome to the LearnCart family. Download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. Your one-step destination for all your inter and foundation classes need. Now let me take you to a tour of the app. जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो ये है आपका ऐप का इंटरफेस. दिस इज द होम स्क्रीन. As you can see, you can watch free videos as well. Click on the area where the arrow is showing and you can watch the free videos as well. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. अगर आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो आप ऐप के नीचे होम स्क्रीन के नीचे आपको टास्क बार दिखेगा जहां पर स्टोर का आपको ऑप्शन दिखेगा. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस ऑप्शन. दिस इज द स्टोर फ्रंट वेर यू विल फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स एंड इफ यू स्क्रॉल अप यू विल फाइंड सम मोर प्रोडक्ट्स. नाउ अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके उसकी जानकारी जानना चाहते हो तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक कीजिए एंड देन यू विल फाइंड दैट प्रोडक्ट डिटेल्स आउट देयर. Preview for every product and every video is available. You can find details like what is the name of the product, what you are getting with it, what about notes and everything else. अब हर प्रोडक्ट के वीडियो का आपको एक डेमो भी मिलेगा. जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन 1 पे आपको इस एरिया पर अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही स्क्रीन 2 पे आपको दिखे कि वो वीडियोस आपको दिख जाएंगे एंड एवरी वीडियो का प्रीव्यू आपको अवेलेबल है. लाइक तो आपको वीडियो पहले आप डेमो देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप बाय करेंगे. This is what it is. So hope you like it. Thank you once again. And yes, do not forget to download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. Yes. So we are back. चल स्टार्ट करेंगे. सो पिछले लेक्चर तक हमने चैप्टर 4 से मोबाइल कंप्यूटिंग को कवर करा था. अब आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी कॉन्सेप्ट हमको करना है. वी हैव टू कवर ग्रीन आईटी, वी हैव टू कवर BYOD, हमको IoT देखना है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट देखनी है, वेब 3.0 भी देखना है. लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिंग योर ओन डिवाइस. जितना ये सिंपल कॉन्सेप्ट का नाम लग रहा है उतनी ही सिंपल कॉन्सेप्ट भी है. जी हाँ, क्या लिखा हुआ है? ब्रिंग योर ओन डिवाइस. सर इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए बेटा, इसके नाम में लिखा हुआ है कि जब आप किसी IT कंपनी में काम करते हो तो बेसिकली वो IT कंपनी आपको बोलेगी भैया तुम जो है हमारे यहाँ पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमको हमारे यहाँ पे काम करना है तो तुम अपने डिवाइस पे काम करोगे. मतलब तुम अपना लैपटॉप लेकर आओगे, तुम जो भी अगर तुम्हारे पास iPad है, टैबलेट है, फैबलेट है, जो भी है, तुम अपना डिवाइस लेके आओगे और कंपनी में फिर काम करोगे. आप बोलोगे सर बट लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? इमेजिन कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट जिसके कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं. चलिए आज देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में कितने लोग काम करते हैं. लेट अस ट्राई टू फाइंड कि लोग कितने काम करते हैं. तो यहाँ पर गूगल से पूछ लेंगे हम कि बताओ कितने लोग काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में. बिकॉज कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, यहाँ पर इतने सारे पूरे वर्ल्ड ओवर से इंजीनियर्स काम करते हैं. तो आप ही सोचो कि इतनी बड़ी लेवल पर ये कंपनी है, अगर ये कंपनी सभी एम्प्लॉयज़ को लैपटॉप परचेस करके देगा तो इसका फिक्स्ड कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा. क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो देखिए, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा इधर फटाक से. तो कितने लोग माइक्रोसॉफ्ट, ये तो एसेट्स पे चला गया. अरे भैया कितने लोग काम कर रहे हैं? नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट. ये देखिए, ये 2019 का डेटा आपके सामने है. उनके हेड ऑफिस का डेटा है, ठीक है, ब्रांच ऑफिस का नहीं, हेड ऑफिस का डेटा है कि लगभग 1,63,000 लोग उनके हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं और पता नहीं कितने और भी लाखों लोग पूरे वर्ल्ड ओवर में इनके ऑफिस में काम कर रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो इंडिया का हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में. हैदराबाद में जो MIDC का एरिया है, जैसे हमारे यहाँ पे उसको MIDC कहते हैं, हैदराबाद में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका नाम है गच्ची बाउली, ऐसा नाम है यहाँ पे, गच्ची बाउली. वहाँ पर यह माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐसे बड़ी कंपनीज का सब कुछ क्या है, हेडक्वार्टर्स है. सो वहाँ पर जो है वहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं. अब इमेजिन करना कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनी है अगर ये खुद लैपटॉप परचेस करे और अपने लोगों को वो दे काम करने के लिए, तो आपको लगता नहीं ऐसा कि इनका बहुत सारा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? यस सर. ऑब्वियसली कितना सारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. और IT कंपनी है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपनी बनाता है तो डेफिनेटली कंप्यूटर से ही काम चलेगा. वहाँ पे तो अपने जैसा काम है नहीं कि बस अपना पेन पेपर लिए और ऑडिटिंग चल रहा है, कैलकुलेशन चल रहा है. वो थोड़ी काम है, उनका तो काम कंप्यूटर का ही है, राइट? तो कंप्यूटर उनके लिए नेसेसरी. मतलब एक CEO ऑफिस में आज इतना कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है तो IT कंपनी में तो हर एक छोटे से छोटे बंदे के पास एक डिवाइस होना चाहिए
कि जिस पर बैठकर वो काम करें। तो बड़ी कंपनीज क्या करती है, अपना इतना बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट बचाने के लिए इस पॉलिसी को फॉलो करती है जिसका नाम है ब्रिंग योर ओन डिवाइस। तो कंपनी क्या कहती है, ठीक है आप हमारे साथ काम करिए, लेकिन हम आपको लैपटॉप परचेस करके नहीं देंगे, आप अपना लैपटॉप लेके कंपनी में आओगे और उस पर काम करोगे। फिर आप बोलोगे सर फिर जो कंपनी का सर्वर है, जो कंपनी का इंटरनेट नेटवर्क है, जो कंपनी का अलग अलग एप्लीकेशन है कि जिस पे ये लोग काम कर रहे हैं, उसका एक्सेस एम्प्लॉय को कैसा मिलेगा? बहुत सिंपल सी बात है, ये बंदा जाएगा अपना लैपटॉप लेके माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट के जो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो नेटवर्क है उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड से कनेक्ट करेगा। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपने वाईफाई को कनेक्ट किया हुआ है बहुत ही सिंपल तरीके से, ऐसे ही वो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल नेटवर्क को कनेक्ट भी करेगा। उसको हम कहते हैं होम ग्रुप। व्हाट डू वी कॉल इट? होम ग्रुप। ये टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं जाएंगे बिकॉज दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट एक आपके नॉलेज पर्पज के लिए बता रहा हूँ। होम ग्रुप में जाकर वो लोग वहाँ पर ज्वाइन होते हैं और फिर माइक्रोसॉफ्ट का सारा जो सर्वर पर डेटा है ये उनको अपने डिवाइस पर एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस ये कंपनी के फायदे की बात है, कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनका बहुत बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट घट जाता है। अब इमेजिन करो एक बेसिक से बेसिक अच्छा छोटा लैपटॉप लेने के लिए आपको मिनिमम 30,000 का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, एक डिसेंट सा लैपटॉप। तो इमेजिन करो माइक्रोसॉफ्ट के हेड ऑफिस में कितने लोग हैं, 1,63,000। और अगर इन सब 1,63,000 लोगों के लिए अगर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ये 30,000 के लैपटॉप लेने लग गए ये लोग, और उनका ऑब्वियसली प्रोसेसिंग पावर उनको बड़ी चाहिए, तो मिनिमम उनको 40,000 का लैपटॉप तो लेना ही पड़ेगा i5 प्रोसेसर वाला। तो ज़रा देखिए कॉस्ट किधर जा रही है। ये सिर्फ हेड ऑफिस की कॉस्ट हो गई, इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट अलग से आएगी बिकॉज कंप्यूटर है, उसका वियर एंड टियर तो होगा, तो उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो इस बात को? तो इतनी बड़ी कॉस्ट, ये तो सिर्फ हेड ऑफिस की है, और पूरे वर्ल्ड में अगर लैपटॉप बांटते फिरोगे तो फिर तो भैया आपका काम ही हो गया। और केवल लैपटॉप से काम थोड़ी होगा, आपको इंटरनेट देना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, लैपटॉप में एंटीवायरस डालकर देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती है, राइट? तो इन इतनी बड़ी कॉस्ट से बचने के लिए कंपनीज फॉलो द पॉलिसी ऑफ ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ये आजकल आर्टिकलशिप में भी होने लगा है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं आर्टिकल था मेरी आर्टिकलशिप हुई थी फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2013, पुणे में हुई थी मेरी आर्टिकलशिप। तो वहाँ पर मेरे जब इंटरव्यू के लिए मैं गया था, तो पहली चीज़ जो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बोली थी कि बोले क्या तुम्हारे पास अपना लैपटॉप है? मैंने कहा अभी तो नहीं है लेकिन मैं परचेस कर लूँगा। तो कहते वो परचेस कर लेना आप, और आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लो, और उसी लैपटॉप पे तुमको ऑफिस में बैठकर काम करना है। तो बेसिकली हमारे भी उस ऑफिस में बैठा जो पॉलिसी फॉलो हो रही थी उसका क्या नाम था? ब्रिंग योर ओन डिवाइस। टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिंग योर ओन डिवाइस? सिंपल है बहुत। Yes, sir. Yes, sir. अब इधर हमको दो ही आंसर करना है एक है बेनिफिट्स ऑफ BYOD और दूसरा है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ BYOD। तो चलो भाई एडवांटेजेस ऑफ BYOD पे चलेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं और काफ़ी छोटा छोटा क्यूट सा एक्सप्लेनेशन है। इसके लिए हमारे पास एक मेमोरी टेक्निक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ। वो मेमोरी टेक्निक से आपको ये पॉइंट्स सारे याद हो जाएंगे। सो आई एम राइटिंग एम्प्टी फॉर दिस एडवांटेजेस ऑफ BYOD। हैप्पी एम्प्लॉइज इफ़िशेंसी को अडॉप्ट करके, हैप्पी एम्प्लॉइज इफ़िशेंसी को अडॉप्ट करके IT बजट्स को सपोर्ट करते हैं। हैप्पी एम्प्लॉइज इफ़िशेंसी को अडॉप्ट करके IT बजट्स को सपोर्ट करते हैं। IT बजट्स को सपोर्ट करते हैं। कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि सर क्या हमें मेमोरी टेक्निक याद रखना कंपलसरी है क्या? अंडरस्टैंड, अगर आपको पॉइंट्स अपने हिसाब से याद हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस मेमोरी टेक्निक। बेटा ये तो मैंने जनरलाइज्ड बनाई है ताकि इट इज़ जस्ट अ कन्वीनियंस फॉर यू, आपको चीज़ें याद आ जाए। अगर आपको चीज़ें ऐसी ही याद हो रही है तो आपको मेमोरी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चीज़ें नहीं याद हो रही है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ योर कॉल, यू हैव टू टेक इट। तो चलिए देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले हैप्पी एम्प्लॉइज। हैप्पी एम्प्लॉइज स्टैंड्स फॉर हैप्पी एम्प्लॉइज, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ हैप्पी एम्प्लॉय। अगला पॉइंट था इफिशिएंसी। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी का पॉइंट नीचे है। इंक्रीज्ड एम्प्लॉय इफिशिएंसी, इंक्रीज एम्प्लॉय इफिशिएंसी। अडॉप्ट, अगला पॉइंट था इधर, ये देखिए अडॉप्ट। अडॉप्ट स्टैंड्स फॉर अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज।
आईटी बजट्स, आईटी बजट्स, तो यहाँ पर आएगा आईटी बजट्स, लोअर आईटी बजट्स। और लास्ट में था सपोर्ट, सपोर्ट स्टैंड्स फॉर इट रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट, इट रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट। अंडरस्टैंड बेटे, हमारी जो मेमोरी टेक्निक होगी वो वहाँ पर हम ज़्यादातर आपको ऐसे वाले पॉइंट्स ऐसे कुछ बना के देंगे कि जिससे लगभग सारे पॉइंट्स वहीं पर कवर हो जाए, ठीक है। तो एक बार रिपीट करेंगे, व्हाट आर द एमटी फॉर बेनिफिट्स ऑफ BYOD, पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ BYOD, दिस इज द मेमोरी टेक्निक ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ BYOD। हैप्पी एम्प्लॉइज एफिशिएंसी को अडॉप्ट करके आईटी बजट्स को सपोर्ट करते हैं। अब लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन इन पॉइंट्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है बेटे हैप्पी एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज खुश कैसे रहेंगे। अंडरस्टैंड, ये जो बेनिफिट है ना, ये BYOD पॉलिसी एम्प्लॉई लगाएगा या एम्प्लॉयर लगाएगा, क्या लग रहा है आपको, एम्प्लॉई लगाएगा कि एम्प्लॉयर लगाएगा, एम्प्लॉयर लगाएगा। तो ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा, एम्प्लॉई को मिलेगा कि एम्प्लॉयर को मिलेगा, मतलब इंजीनियर को मिलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में बेटा ये पॉलिसी लगी हुई है। तो सबसे पहला बेनिफिट है हैप्पी एम्प्लॉइज। अंडरस्टैंड, इमेजिन करो आप फर्स्ट अटेम्प्ट इंटर पास हो जाते हो, इमेजिन क्या पास हो ही जाओगे और आप एयर में आ रहे हो, मतलब ऑल इंडिया रैंक आ रहा है आपका, तो आपके पापा ने आपको एक मैकबुक एयर गिफ्ट कर दिया है ना, आपसे बहुत खुश हो गए, आपने एकदम तोड़ परफॉर्मेंस दे दिया, तो आपको एक मैकबुक एयर उन्होंने गिफ्ट करा। अब ये मैकबुक एयर लेके आर्टिकलशिप के ऑफिस में आप काम कर रहे हो, उसका आपका टशन ही कुछ और होगा, बात को समझ रहे हो। मतलब आप उस भावना को समझो कि पहला दिन आर्टिकलशिप के पहला दिन जाकर बैठ रहे हो, सारे बच्चों के पास डेल के HP के लैपटॉप पर वो काम करे, कोई डेस्कटॉप पर काम करे, और तुम यहाँ अपने बड़े जोरों शोरों से मैकबुक एयर खोलकर वहाँ पर काम कर रहे हो। क्या आपको कुछ अलग से फील नहीं आएगा, क्या लग रहा है आपको ऐसा मज़ा नहीं आएगा, शो ऑफ करने का आपको मन नहीं करेगा। दैट इज दैट पॉइंट। हैप्पी एम्प्लॉइज, लोगों को अपना डिवाइस यूज करने में ज़्यादा मज़ा आता है, दे फील वेरी कंफर्टेबल व्हेन दे आर विद देयर ओन डिवाइस। तो अगर एम्प्लॉई अगर हैप्पी है तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का है वो एक अच्छी तरह का एनवायरनमेंट बनेगा, और जितना एम्प्लॉय हैप्पी रहेगा उतना इनडायरेक्ट बेनिफिट एम्प्लॉयर को मिलेगा। तो ये माइंडसेट वाला एक पॉइंट है कि हैप्पी एम्प्लॉइज। उसके बाद इफिशिएंसी का पॉइंट था, इफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर इंक्रीज्ड एम्प्लॉय इफिशिएंसी। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपके फ़ोन पर आप जितनी फास्ट चैटिंग कर सकते हो उतनी फास्ट चैटिंग आप अपने दोस्त के फ़ोन से नहीं कर सकते। डू यू अग्री और डिसअग्री? अग्री है ना, मतलब चैटिंग के मामलों में लड़कियों को तो कोई तोड़ नहीं है, मतलब ये तो वर्ल्ड ओवर फैक्ट है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको देखना, मतलब मैं उनको देखा चैटिंग कर रहा हूँ, ठक 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 ठक, ऐसा लगता है भैया स्क्रीन टूट जाएगी, अब इतना ज़बरदस्त स्पीड से चैटिंग चल रहा है, और यही अपना फ़ोन पकड़ा दो तो धीरे 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 चैटिंग होगी। इसका ये मतलब है कि व्हेन यू यूज़ टू योर डिवाइस, आप अपने डिवाइस से इतने यूज टू हो जाते हो कि आपकी इफिशियंसी उस पर ज़्यादा होती है, करेक्ट। जैसे अगर आपको अपने लैपटॉप को दिन भर यूज़ करने का आदत है और वही लैपटॉप अगर आप ऑफिस में लेके जाओगे तो ज़्यादा इफिशियंसी से काम कर पाओगे। जैसे आपको नॉर्मली बताया जाता है कि जो कैलकुलेटर आप ये क्लासेस के दौरान यूज़ करते हो उसी कैलकुलेटर को एग्जाम में भी लेकर जाया करो। क्यों? क्योंकि आपकी उंगलियों को उस कैलकुलेटर के नंबर्स की आदत हो चुकी है। बस वही वाला पॉइंट है कि एम्प्लॉय की इफिशियंसी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा। आगे अडॉप्ट स्टैंड्स फॉर अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। ये देखिए अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ये पॉइंट कैसे होगा सर, हाउ कम अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अब देखिए हमने आपको एग्जांपल दिया कि आप मैकबुक एयर लेकर के अपने ऑफिस में बैठ गए, तो आपके पहले उस ऑफिस में कोई मैकबुक एयर पर काम नहीं कर रहा था। अब क्योंकि आप एक नए एम्प्लॉय हो और आप नया डिवाइस लेकर आए हो तो आपकी वजह से उस ऑफिस में आप मैकबुक एयर पे उस ऑफिस का काम धाम चलेगा। और सोचो ऐसे कई सारे हर साल नए बच्चे आएंगे और वो नया नया डिवाइस लेकर के आएंगे और नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर के आएंगे। अब हो सकता था कि आप आने से पहले उस ऑफिस में कभी एप्पल का iOS यूज ही नहीं हुआ, लेकिन आपके आने की वजह से हुआ, तो एप्पल के iOS के जो बेनिफिट है वो इनडायरेक्टली उस एम्प्लॉयर को मिलने वाले हैं। आपको तो मिलेगा ही, लेकिन आपके प्रिंसिपल को भी नया टेक्नोलॉजी यूज करने का मौका मिलेगा। आप समझ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से सोचो। मतलब इमेजिन करो आप भी आए, फिर बाकी के जो लोग थे वो विंडोज 7 पर काम कर रहे थे और आपके साथ जो आपके दोस्त लोग आर्टिकल जुड़े वो अब नया डिवाइस लेकर आए तो उस पर विंडोज 10 चल रहा है, किसी किसी पे विंडोज
10 का लेटेस्ट अपडेट्स भी आते हैं, तो आपको नया टेक्नोलॉजी यूज करने का एक मौका मिलता है जब एम्प्लॉयज नया डिवाइस लेकर के आते हैं। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट किसको हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है। जितनी न्यू टेक्नोलॉजी यूज करोगे उतना आपका काम एफिशिएंट होता चला जाएगा। दैट इज दैट पॉइंट, है ना। अगला पॉइंट क्या था? आईटी बजट्स। बेटा यही तो मेन रीजन है इस व्हाट वी कैन से पॉलिसी का, लोअर आईटी बजट्स। हमने आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखाया था कि इतना पैसा बचा लिया माइक्रोसॉफ्ट ने। अगर वो लैपटॉप बांटते तो इतना पैसा लगता, लेकिन क्योंकि BYOD है तो इतना उनका सेविंग हो गया, तो इतने से उनका आईटी बजट घट गया। मतलब अब ये ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल ही आईटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो करेगा ना। उसको अपना खुद का सर्वर मेंटेन करना है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको प्रोप्राइटरी मेंटेन करना है, खुद के कंप्यूटर में इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन एम्प्लॉयज को जो डिवाइस देने की जो इन्वेस्टमेंट थी बेटा, वो इन्वेस्टमेंट घट जाएगी, तो लोअर आईटी बजट, सेविंग हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट की सेविंग। और नीचे है वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग। कौन सी? इट रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट। अब सपोर्ट रिक्वायरमेंट से क्या मतलब है? इमेजिन करो आप आर्टिकल हो, है ना, आप आपका मैकबुक एयर लेके आपके ऑफिस चले गए। अब उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है कि ऑफिस वालों की है? क्या लग रहा है आपको? उसको कवर लगाना, उसको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालना, अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो उसको ठीक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऑफिस वालों की जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। तो मतलब सपोर्ट देने का जो रिक्वायरमेंट है, वो ऑफिस का खर्चा है, वो भी बच गया। अगर ऑफिस का लैपटॉप होता तो हर 15 दिन में एक आईटी वाले बंदे को बुलाना पड़ता जो सबके लैपटॉप को चेक करके जाता, और उसका खर्चा ऑफिस को आता। लेकिन अभी क्योंकि डिवाइस आपका है तो आप अपने डिवाइस का बहुत जबरदस्त केयर लोगे, उसको कवर में रखोगे, एंटीवायरस डालोगे, पता नहीं दुनिया भर का क्या क्या करोगे, इस पर ड्राइंग लगाओगे, बढ़िया से 2-3 कपड़े रखोगे, साफ साफ रखोगे एकदम बढ़िया से। तो मेंटेन एम्प्लॉय कर रहा है, ये खर्चा ऑर्गेनाइजेशन का बच रहा है। दैट इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ इट रिड्यूसेस सपोर्ट रिक्वायरमेंट। करेक्ट। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ BYOD। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा आंसर है। एक बार इसको मेमोरी टेक्निक को आप रिपीट करोगे और आप ही मुझे पॉइंट्स बताओगे। कम ऑन, रिपीट द मेमोरी टेक्निक। कब करके आईटी बजट्स को सपोर्ट करते हैं? हैप्पी एम्प्लॉयज, हैप्पी एम्प्लॉयज, efficiency, increased employee efficiency, राइट। अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। हाँ, आईटी बजट्स, लोअर आईटी बजट्स एंड सपोर्ट, इट रिड्यूसेस। गुड। मैं सारे बच्चों से एक बार फिर रिक्वेस्ट और रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास में बोला करें। बेटे क्लासेस आपने लगाई है इसी के लिए लगाइए कि आप हमारे साथ केवल कॉन्सेप्ट ना सीखो, थोड़ा बहुत लर्निंग भी आपका अगर क्लास में हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। बच्चों को कई बार होता है कि अरे यार सर क्यों पूछ रहे हैं आप, हम तो मतलब घर पे पढ़ ही लेंगे इसको, हम तो इसको याद कर ही लेंगे। अरे घर पे तुमको ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? यही इन्वेस्टमेंट आप यहाँ करो, मेरे साथ पढ़ो। आप जब आपको टाइम दिया जा रहा है तो मेमोरी टेक्निक को रिपीट करो, पॉइंट्स को रिपीट करो। इसमें क्या जाएगा आपका, मुझे बताइए। आप बोलोगे सर हमारी एनर्जी जाएगी। बेटा कितनी एनर्जी जा रही तुम्हारी? वैसे तो सारे लोग घर पर बैठे हुए, हम भी घर पर है, आप भी घर पर हो, तो जितनी एनर्जी हम सेव कर रहे हैं उतनी एनर्जी को चैनलाइज करें, इसको रिपीट करके आपका लर्निंग ही होगा, कोई नुकसान तो है नहीं आपका। तो डेफिनेटली जब आपसे बोला जाए तो आई रिकमेंड कि आप बोला करिए क्लास में। और देखिए ये कोई स्कूल का तो क्लास है नहीं जहाँ पे कान पकड़ के आपको बोलेगी कि चलो ये करो वो करो। ये प्रोफेशनल लेवल की एग्जाम है, यहाँ पर हमारा काम होता है आपको रेकमेंड करना, और आपका काम होता है अच्छे रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना। करेक्ट। सो इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला पार्ट आ रहा है थ्रेट्स ऑफ BYOD। व्हाट आर द थ्रेट्स ऑफ BYOD? BYOD के क्या थ्रेट्स है? अब जैसे फायदे हैं वैसे नुकसान भी है। अब इसकी मेमोरी टेक्निक आपने लिख लेना है, बहुत ही बढ़िया है, नाम में एकदम खतरनाक है, डायन, DIAN। ये ऐसी मेमोरी टेक्निक है बेटा जो आप भूलोगे नहीं, डायन। व्हाट आर द इमर्जिंग थ्रेट्स ऑफ BYOD? मेमोरी टेक्निक है डायन। क्या क्या है सर? D स्टैंड्स फॉर व्हाट? देखिए, D स्टैंड्स फॉर डिवाइस रिस्क, I स्टैंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, A स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन रिस्क एंड N स्टैंड्स फॉर नेटवर्क रिस्क। अलग अलग टाइप की रिस्क के बारे में बताया गया है। D स्टैंड्स फॉर डिवाइस रिस्क, A स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन रिस्क, I स्टैंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिस्क एंड N स्टैंड्स फॉर नेटवर्क रिस्क। अब जैसे फायदा ऑर्गेनाइजेशन को है तो नुकसान भी ऑर्गेनाइजेशन को होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिवाइस रिस्क के बारे में बात करेंगे।
सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइस रिस्क। अब इमेजिन करना पप्पू है, पप्पू अपना मैकबुक एयर लेके ऑफिस का जो है काम करता है, उसके मैकबुक एयर पर ऑफिस का कुछ फाइल्स भी है, बिकॉज वो उस पर काम कर रहा था तो उसने उस फाइल्स को डाउनलोड कर लिया और उसी पे वो रोज काम कर रहा है और उसका ऐसा मन था कि एक बार ये काम कंप्लीट हो जाए फिर इसको यहाँ से कट करके मेन सर्वर पर पेस्ट कर देंगे, मतलब ये डेटा उधर सेव कर लेंगे। लेकिन उसकी ये इच्छा अधूरी रह गई बिकॉज उसका मैकबुक एयर किसी ने चोरी कर लिया। अब मुझे बताइए, अगर एम्प्लॉय का ये ऐसा डिवाइस चोरी होता है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, तो क्या डेफिनेटली ये एक खतरे की घंटी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनका डेटा थर्ड पार्टी के पास जा सकता है। यस और नो, रिस्क तो है ना, बिकॉज आपके एम्प्लॉय के डिवाइस में ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, भले ही वो फालतू डेटा हो लेकिन डेटा है तो रिस्क है, एंड दैट इज दैट रिस्क कि आपका डेटा चोरी हो सकता है और अगर चोरी हो गया तो उसकी इसमें दिक्कत सी हो जाएगी। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइस रिस्क। फिर डायन का अगला वर्ड आता है इंप्लीमेंटेशन रिस्क, इस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले आगे चलते हैं। एप्लीकेशन रिस्क, एप्लीकेशन रिस्क देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज एन एप्लीकेशन रिस्क। It is normally exemplified and hidden in application viruses and malware. A related report revealed that majority of the employees' phones and smart devices that were connected to the corporate network weren't protected by security software. एप्लीकेशन रिस्क कैसे, मतलब इमेजिन करो आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में टैक्स कैलकुलेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर अलग से है, ये अकाउंटिंग के लिए टैली का सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है ना, जीएसटी के कैलकुलेशंस के लिए एक अलग सा सॉफ्टवेयर है, और ये सारे आप आर्टिकल्स का ये जो सारे पीसी है ये उस मेन सर्वर से जुड़ा हुआ है। अब सर्वर क्या होता है सर, पहले लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि इवेंट मैनेजर होता है सर्वर, इसीलिए वो कॉमन पूल लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसा रेफरेंस लेना पड़ता है उसका। तो आप सारे आर्टिकल बैठे हुए, आप इमेजिन करो आप मेरे ऑफिस में बैठे हुए हो, आप सबके पास आपके लैपटॉप है और मेरा अपने ऑफिस का सर्वर है, इस सर्वर पे वो 3 अलग अलग एप्लीकेशन है, टैक्स का, जीएसटी मतलब इनकम टैक्स का, जीएसटी का और अकाउंटिंग का। आपने अपने लैपटॉप से इन एप्लीकेशंस को जोड़ रखा है, ओके। अगर आपके लैपटॉप में वायरस है तो क्या ये वायरस आपके लैपटॉप से हमारे सर्वर पर आ सकता है क्या? क्या लग रहा है आपको? आपके लैपटॉप का जो सर्वर जो वायरस है वो क्या हमारे कंप्यूटर में आ सकता है ऑफिस के? डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि आप लैन से जुड़े हुए हो तो वायरस तो आराम से ट्रैवल कर जाएगा। तो ये हमारे एप्लीकेशन को रिस्क हो सकती है, हो सकता है टैली का डेटा करप्ट हो जाए, हो सकता है विनमैन का पूरा डेटा ही डिलीट हो जाए, हो सकता है कि जीएसटी का डेटा लॉक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये होती है एप्लीकेशन रिस्क। एप्लीकेशन रिस्क का मतलब है एम्प्लॉय के कुछ डिवाइस में गड़बड़ थी जिसकी वजह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के एप्लीकेशन में वो वायरस बैठ गया और उसकी वजह से जो डेटा जो है बेटा वो करप्ट हो गया। सो ये एक एप्लीकेशन रिस्क होती है। अगला पॉइंट है नेटवर्क रिस्क। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क रिस्क? बात करेंगे नेटवर्क रिस्क। अब क्योंकि आप हमारे ऑफिस में आओगे, आप काम करोगे, तो ऑब्वियसली आपके ऑफिस का इंटरनेट का एक्सेस देना पड़ेगा, आपको ऑफिस का जो इंटरनेट है उसका एक्सेस देना पड़ेगा, फिर जो लैन है उसका भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड पता होगा। लेकिन क्या आप इसका मिसयूज कर सकते हो? हाँ डेफिनेटली कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्त को बोलोगे एक काम कर भैया हमारे ऑफिस के बाहर 2-3 घंटा बैठ जा, लैपटॉप लेके आ जा अपना, है ना, पीछे की गली से आ जा, वो दीवार के वहाँ चिपक के बैठ जा, बिल्कुल तेरे को आईडी पासवर्ड देता हूँ इंटरनेट का, सारी की सारी वेब सीरीज डाउनलोड कर ले वहाँ पे, पूरा एकदम 1 नंबर सब कुछ डाउनलोड कर ले वहाँ पर, हो सकता है। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है। तो नेटवर्क का एक्सेस एम्प्लॉय किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है बिकॉज उसको नेटवर्क का लॉगिन क्रेडेंशियल्स पता है, और वो उसको अगर किसी और को दे देगा तो अल्टीमेटली नुकसान बेटा किसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और हो सकता है कि नेटवर्क का ये पासवर्ड किसी ऐसे व्यक्ति से वो शेयर कर दे कि वो और व्यक्ति उस सारे डेटा को कॉपी करके उसका कुछ मिसयूज कर दे। सी अंडरस्टैंड, पॉसिबिलिटी अनगिनत है कि कुछ भी हो सकता है, बिकॉज एक बार लॉगिन आईडी चला गया किसी के पास तो वो कुछ भी बवाल कर सकता है वहाँ पे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क रिस्क। तो ये ऐसी रिस्क हो सकती है, नेटवर्क रिस्क है, डिवाइस रिस्क है, एप्लीकेशन रिस्क है, और अब लास्ट में आएंगे इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिस्क? अंडरस्टैंड, BYOD एक पॉलिसी होती है, और अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होंगी। तो इमेजिन करना ये हमारे ऑफिस की BYOD पॉलिसी है, और यहाँ पे हम क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे BYOD पॉलिसी। पॉलिसी में क्या लिखा होता है? सारे टर्म्स एंड कंडीशन। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है
कि सारे एम्प्लॉयज़ अपना लैपटॉप लेकर के आएंगे, सारे एम्प्लॉयज़ अपने जो नेटवर्क का पासवर्ड उनको दिया जाएगा वो हर एक महीने में उस पासवर्ड को चेंज करेंगे। उसके बाद सारे एम्प्लॉयज़ अपने डिवाइस पर कोई डेटा सेव नहीं करेंगे, डेटा सर्वर पर ही रहेगा, एक्सेस अपने डिवाइस से करेंगे। ओके, सारे एम्प्लॉयज़ अपना एंटीवायरस अपडेटेड रखेंगे, हो सके तो उसका 50% खर्चा ऑर्गेनाइजेशन बेयर करेगा, लेकिन अपना एंटीवायरस वो अपडेटेड रखेंगे। आगे सारे एम्प्लॉयज़ अपने डिवाइस पे कोई भी पेन ड्राइव का यूज़ नहीं करेंगे ताकि डेटा का कॉपी ना हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हम लिखेंगे। तो जब भी कोई नया बंदा ऑफिस में ज्वाइन होगा उसको बोलेंगे कि आप इस BYOD पॉलिसी को पढ़ो और इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए, मतलब ये सब आपने रीड किया है। तो लॉ, आई मीन लॉ नहीं, लॉ क्या कह रहा हूँ मैं, ये तो फाउंडेशन का लॉ याद आ गया मेरे को, लॉ नहीं। यहाँ पे BYOD का पॉलिसी का जो थ्रेट है वो क्या कहता है कि ये BYOD की जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी है, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर ये वीक टर्म्स एंड कंडीशन है तो आपका इम्प्लीमेंटेशन फेल हो सकता है, आपका इम्प्लीमेंटेशन फेल हो सकता है। जैसे हमने केवल नॉर्मल बातें लिखी, लेकिन ये लिखा ही नहीं कि पेन ड्राइव नहीं यूज़ करना है एम्प्लॉय ने, और किसी एम्प्लॉय ने पेन ड्राइव यूज़ कर रहा है और डेटा को कॉपी कर रहा है और बवाल मचा रहा है वहाँ पे, तो दिक्कत सी हो सकती है। तो ये BYOD की जो पॉलिसी है ये बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और काफ़ी अच्छा कवरेज वहाँ पर पॉइंट्स का होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, ये रिस्क है, तो हम इसको बोलेंगे इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। उसको वहाँ पर आप लिख सकते हो, आपको समझ में आने के लिए, वीक BYOD पॉलिसी ऐसे लिख दो, वीक BYOD पॉलिसी। टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ BYOD? यस सर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाइक नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें से कोई ना समझने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया और 2 आंसर थे और दोनों की मेमोरी टेक्निक है हमारे पास, तो ये कॉन्सेप्ट तो पूरा पैक हो गया। एडवांटेजेस के लिए हैप्पी एम्प्लॉयज़ का मेमोरी टेक्निक है और डिसएडवांटेजेस के लिए भैया डायन का मेमोरी टेक्निक है आपके पास। चलिए, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वेब 3.0। वेब 3.0 कितने बच्चों को इसके बारे में पता है? जरा कुछ बताइए आप हमें, टेल मी, क्या जानते हो आप इसके बारे में? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सही है गलत है बेटा फर्क नहीं पड़ता, आंसर करो तो मजा आएगा आपको। नहीं पता सर। नहीं पता? अच्छा उस दिन, अच्छा अपने www. हमेशा किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस करते हो तो वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हो आप? किसी भी वेबसाइट की शुरुआत ऐसी होती है, यस और नो? Yes. यस। तो बेसिकली ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, दिस इज दिस टेक्नोलॉजी, http://worldwideweb। तो बेसिकली ये इंटरनेट जो हम लोग देखते हैं ना, उस इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, और उसके 3rd वर्जन की स्टडी आपके सिलेबस में है, 4th वर्जन का इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में है, और मुझे सरप्राइज नहीं होगा आगे आने वाले 2 सालों में 3rd वर्जन का हट जाएगा सिलेबस, 4th का डिस्क्रिप्शन आएगा और 5th वर्जन का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। बिकॉज जब न्यू सिलेबस आया था और मैंने पहली बैच ली थी, तभी उसी बैच में मैंने बोला था कि वेब 3.0 का आपको अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट है, वेब 4.0 का इमीडिएट इंट्रोडक्शन आएगा, और पिछले साल ही इस इंट्रोडक्शन को उन्होंने डाल दिया आपके सिलेबस में, बिकॉज ये अपडेट होते रहता है। तो बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड वेब की टेक्नोलॉजी है कि जिससे आप साइट्स बनाकर इंटरनेट पर होस्ट कर सकते हो, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो, ये सारा चीज़ पॉसिबल है। बेसिकली इंटरनेट का जो टेक्नोलॉजी है बेटा, उसी को बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब आपके सिलेबस में इसके 3rd वर्जन का नॉलेज है ना, आपके सिलेबस में इसके 3rd वर्जन का नॉलेज है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 3rd वर्जन में नया ऐसा क्या है जो इसके 2nd एंड 1st वर्जन में नहीं था। जब तक मैं वो नहीं बताऊंगा आपको 3rd वर्जन का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा सा टाइम में पीछे लेकर चलते हैं। सो वी विल कंपेयर, अरे ये हाइलाइटर आ जाता है बार बार, तो वी विल कंपेयर वेब 1st का वर्जन, वेब 2nd वर्जन, और आपके सिलेबस में जो है बेटे दैट इज़ वेब 3rd का वर्जन। तो ये चलते हैं जब इंटरनेट बना था, इंटरनेट बना था लेट 80s में, लेट 80s में यूएस आर्मी ने एक्चुअली
यूएस आर्मी ने अपने इंटरनल नेटवर्क के लिए एक इंटरनल क्या बोल सकते हैं उसको, कम्युनिकेशन के लिए लेट 80s में 1980s में क्या बनाया था, इंटरनेट बनाया था। मतलब उस टाइम उसको इंटरनेट नहीं बोलते थे, इट वॉज जस्ट अ नेटवर्क फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। लेकिन वो इतना पॉपुलर हो गया कि वही मॉडल दुनिया की हर आर्मी ने क्या करा, उसको अडॉप्ट करा। मतलब देखो ये मिलिट्री से स्टार्ट हुआ तो हर आर्मी ने उसको अडॉप्ट करा। फिर इंजीनियर ने सोचा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब बहुत सही बात है, क्यों ना इसको लोगों के लिए लेकर जाया जाए। ये अपन ने नहीं सोचा, ये यूएस के लोगों ने सोचा। हमेशा टेक्नोलॉजी का कोई इन्वेंशन बड़ा उधर ही होगा, अंडरस्टैंड। तो फिर उन्होंने क्या करा, इस नेटवर्क को एक्सपांड करते चले गए। पहले ये मिलिट्री तक था, फिर इसको गवर्नमेंट को देने लगे, फिर कुछ गवर्नमेंटल ऑफिसेस को, फिर पीएसयूज को देने लगे, और फिर धीरे धीरे कर कर इसको आम पब्लिक को भी देने लगे, और फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से जुड़ती चली गई, और इस तरह से आपका पूरा इंटरनेट पूरे दुनिया में फैल गया। ये इसका हिस्ट्री है। अब उस टाइम पे जब ये बहुत ही फर्स्ट वर्जन में था वर्ल्ड वाइड वेब, उसके फर्स्ट वर्जन में आप जानते हो वेबसाइट्स कैसी होती थी? वेबसाइट्स यूज्ड टू बी स्टैटिक वेबसाइट्स। मतलब आज की वेबसाइट जो है बेटा वो डायनामिक वेबसाइट है। सर ये डायनामिक वेबसाइट क्या होती है बताते हैं आपको। अपने मदर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर चलेंगे, एक बारी दिन में जाकर के आईसीआई के वेबसाइट को ऐसे हाथ जोड़ लेना चाहिए, इससे इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। एक डायनामिक वेबसाइट की पहचान क्या होती है? ये जो देखो अभी आपके सामने जो ये स्क्रॉल हो रहा है ना, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जैसे यहाँ पे अगर ये देखो ये स्क्रॉल हो रहा है, अगर मैं स्टूडेंट सेक्शन पर क्लिक करूंगा तो कुछ एक पेज ओपन हो जाएगा, राइट। अगर मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज के नॉलेज पोर्टल पर क्लिक करूंगा तो कुछ एक पेज यहाँ पर ओपन हो जाए, मतलब कुछ एक्शन हो रही है अंदर। यहीं पर हम एसएसपी पोर्टल पर चलेंगे स्टूडेंट्स के, चलो मेंबर्स के एसएसपी पोर्टल पर जाते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स के तो बेटा मेरे पास अभी स्टूडेंट्स का लॉगिन तो है नहीं, बिकॉज अपन तो स्टूडेंट रहे नहीं। तो मेंबर के लॉगिन पर चलेंगे, मेंबर सर्विसेज, यहाँ पर आ गया आपका सेल्फ सर्विस पोर्टल। ठीक है जी, ये है आपके मेंबर्स का सेल्फ सर्विस पोर्टल। यहाँ पर लॉगिन आईडी वगैरह करके हम अंदर जाके अलग अलग चीजें कर सकते हैं। अपने आर्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं, फर्म का नेम चेंज करना है देख सकते हैं, फर्म का एड्रेस चेंज करना है वो देख सकते हैं, अपने मेंबरशिप का फीस ऑनलाइन पेमेंट होता है, अपने मेंबरशिप का साइकिल, जैसे स्टूडेंट साइकिल होता है वैसे मेंबर्स का भी साइकिल होता है, वो सब कुछ चीजें देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हम कर सकते हैं, इसको कहते हैं डायनामिक वेबसाइट। और सर ये जो फर्स्ट वर्जन ऑफ द वेब था ये ऐसा नहीं था, इस पर केवल इंफॉर्मेशन होती थी। मतलब आईसीआई का वेबसाइट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, उस पर किसी शब्द पर क्लिक करने से कुछ होता नहीं था। आज जैसे एक टैब पर क्लिक करो तो दूसरे टैब पर जाते, वहां पर कुछ एक्टिविटी करो तो तीसरे टैब पर जाते, ऐसा पहले नहीं होता था। पहले केवल पेजेस होते थे और एक पेज पर क्लिक करो इंफॉर्मेशन दिखेगी बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ना उसमें कोई अपलोडिंग, ना कोई डाउनलोडिंग, ना कोई चैटिंग, ना कुछ फाइल शेयरिंग, तो दूर दूर तक नहीं था। ये था आपका फर्स्ट वर्जन का वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का पहला वर्जन ऐसा था, बिल्कुल स्टैटिक, एकदम क्या कहते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाली दुनिया थी, बिल्कुल ना कलर ना कुछ ना कुछ। उसके बाद आया वेब 2.0। वेब 2.0 में बड़े बदलाव आए। वेब 2.0 में सबसे पहले तो वेबसाइट्स बन गई डायनामिक। अब एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट से लिंक किया जा सकता है। सर एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट से कैसे लिंक किया जा सकता है? तो जरा अभी आपके सामने बेटा हमने एग्जांपल लिया, अगर आपको दिख रहा है तो ये दो अलग अलग वेबसाइट है। ये है ICAI.org और इसी पर क्लिक करने से मैं ये SSP पोर्टल, ये एक अलग वेबसाइट है। जरा ऊपर URL में जो है ना, वो जो ऊपर सर्च बॉक्स है वहां पर देख लेना, ये अलग वेबसाइट है। तो एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट से कनेक्टेड है हाइपरलिंक के द्वारा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज हाइपरलिंक। क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है हाइपरलिंक? Yes. हाइपरलिंक क्या होता है? बेसिकली आपको जब किसी एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करना है, यू नीड अ लिंकिंग ब्रिज, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपरलिंक। तो ये वेब 2.0 में पॉसिबल हुआ, वेब फर्स्ट वर्जन में पॉसिबल नहीं था। सर और क्या हुआ? वेब 2.0 में अब फाइल्स का अपलोडिंग डाउनलोडिंग पॉसिबल हुआ, अपलोडिंग डाउनलोडिंग अब सेकेंड वर्जन में पॉसिबल हुआ। और ये जो चैटिंग प्लेटफॉर्म्स है, चैटिंग प्लेटफॉर्म्स, ईमेल्स, वीडियो कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, इंटरनेट के द्वारा, ये सब कुछ वेब 2.0 की देन है, राइट। तो वेब 2.0 की इन्हीं खासियत की वजह से सारे के सारे सोशल मीडिया जो एक्टिवेट हुए वो सेकेंड वर्जन ऑफ द वेब में हुए। अगर आप देखो तो दुनिया का कोई भी बड़ा सोशल मीडिया आपको उसका फॉर्मेशन का डेट 1990 के बाद ही होगा। क्यों? क्योंकि वेब 2.0 1990 के बाद ही आया।
लेट 1980s 90s के तब उस वेब फर्स्ट वर्जन था, उसके बाद वेब 2.0 आया, जिधर ये सारा जो सोशल मीडिया को लगता है वो सारा सेकेंड वर्जन में था। तो ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आती है। अब आपके सिलेबस में बेटे वेब 3.0, अगर मैं डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे आता तो आपको मजा ही नहीं आता, बिकॉज पता ही नहीं था पीछे क्या चल रहा है। अब इस थर्ड वेब में जो सेकेंड वेब में है वो सब तो है ही, प्लस यहाँ पर दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जो वेब 2.0 में है वो 3.0 में तो है, लेकिन दो एक्स्ट्रा फीचर इन्होंने ऐड करे हैं। पहला फीचर है सिमेंटिक वेब, क्या होता है बताऊंगा आपको, और एक है वेब सर्विसेज। ये दो चीज़ें वेब 2.0 में नहीं थी, ये अब यहाँ पर आ गई वेब 3.0 में। तो सर ये क्या मतलब, ये क्या फंडा है? ये सिमेंटिक वेब का मतलब क्या है? बेसिकली अब आपका इंटरनेट इतना जो है इंटेलिजेंट हो चुका है, ये इसको पता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो। आपकी हर सर्च हिस्ट्री स्टोर होती है। आप जाने अनजाने में जो भी सर्च कर रहे हो, आपको लगता है कि हम इनकॉग्निशो मोड में जाकर के अगर हम करें तो आपका हिस्ट्री आपके कंप्यूटर में टेम्पररी स्टोर नहीं होता, लेकिन मेन इंटरनेट में कहीं तो भी वो स्टोर होता है कि किसी व्यक्ति ने इस चीज़ को सर्च किया। जैसे अभी बंगाल के इलेक्शंस हो गए, तो बंगाल के इलेक्शंस को लेके लोगों ने खूब सारे सवाल गूगल पर टाइप किए होंगे, है ना। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, जैसे मैं टाइप करूँगा तो इसको लेकर के जो भी लोगों ने सर्च किया है ना, वो मैंने आगे टाइप भी नहीं करा। अच्छा, मैंने बंगाल का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिख दिया इधर, ये देखिए। ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि आप दो वर्ड टाइप करो, गूगल खुद ही आपको बता देगा कि अच्छा क्या यही वो चीज़ है जो आप सर्च करना चाहते हो। देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, सारे लेटेस्ट आ रहा है, ओपिनियन पोल आ रहा है, इलेक्शन के रिजल्ट आ रहा है, इलेक्शन रिजल्ट का डेट लिख के आ रहा है, वेस्ट बंगाल न्यूज़ आ रहा है। ये तो मैंने सर्च भी नहीं करा, मुझे तो कुछ और ही सर्च करना था, लेकिन गूगल आपको बता रहा है। गूगल आपको बता रहा है अच्छा क्या बंगाल के रिलेटेड यही वो चीज़ है जो आप सर्च करना चाह रहे हो, तो बेटा इसमें से चूज कर लो, क्योंकि लोगों ने अभी हाल ही में इन चीज़ों को सर्च किया है। इसको कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेंटिक वेब, जहां पर आपकी सर्च हिस्ट्री स्टोर होती है और उसके हिसाब से जो है आपको सर्च रिजल्ट दिखाई देते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है, जब कभी भी आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हो, अगर आप देखो तो आपको रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स वहां पर दिखाई देते हैं, यस और नो? यस। अब जैसे अमेजोन का मेरा प्राइम मेंबरशिप है, तो मैं नीचे चलता हूँ, ये मुझे बता रहा है हाय रचिंद्र, जो मैंने चीज़ें परचेस करी है वो कुछ आपको यहाँ पर दिखेंगी। मूवीज़ वगैरह मुझे काफ़ी देखने का शौक है, तो वो सारी चीज़ें पर दिख रही है। नीचे आता है एक होता है एक सेक्शन रिकमेंडेड फॉर यू, इंस्पायर्ड फ्रॉम योर शॉपिंग ट्रेंड्स इन होम एंड किचन। देखो क्या लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं करा है, घर वाले भी करते हैं। तब बोलोगे सर ये क्या चीज़ें परचेज कर रहे हो आप? बेटे अमेजॉन प्राइम का अकाउंट पूरा घर यूज़ कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें नॉट नेसेसरी मेरे सर्च से है, उनके सर्च से भी है, लेकिन बस नाम मेरा खराब हो रहा है यहाँ, ठीक है। पता नहीं क्या चीज़ें ले रहे लोग, आई डोंट नो। देखिए लेकिन क्या बोल रहा है, टाइटल क्या आ रहा है, इंस्पायर्ड बाय योर शॉपिंग ट्रेंड्स इन होम एंड किचन। मतलब शायद किसी ने ये चीज़ें मेरे अकाउंट से परचेज करी घर वालों ने, और इसकी वजह से ये मेरे को अब रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स में दिखा रहा है। तो इसको क्या पता कि मेरे को यही चीज़ें चाहिए, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट जो है वो इंटेलिजेंट हो चुका है, उसको पता है शायद आपको यही वाला प्रोडक्ट चाहिए। देखिए आप कोई मोबाइल फ़ोन के बारे में यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, टेक यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हो आप, और जब कभी भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, अचानक से उन्हीं टाइप की आपको ऐड दिखाई देने लगती है, यस और नो? क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस आया है? यस। कुछ इस हिसाब से, करेक्ट। तो बेटा यही है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेंटिक वेब, कि आपकी सर्च हिस्ट्री स्टोर हो रही है और वेब इतना इंटेलिजेंट है कि वो ही आपको बता रहा है कि अच्छा यही वो चीज़ है जो आप करना चाहते हो, तो ये लो, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी परचेस कर लो, वो भी परचेस कर लो। तो ये इतना इंटेलिजेंट अब ये टेक्नोलॉजी हो चुकी है। आगे देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब सर्विसेज। सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब सर्विसेज? देखिए सेकेंड वर्जन ऑफ द वेब में कुछ अगर आपको काम करने होते, जैसे पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, समझ रहे हो, फोटो के पीछे का बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है, तो ये पहले सेकेंड वर्जन ऑफ द वेब में ऑनलाइन पॉसिबल नहीं था। आज ये सारी चीज ऑनलाइन पॉसिबल है। देखिए आज आपको एक बहुत ही गजब वेबसाइट का नाम बताता हूँ, जहाँ पर आप पीडीएफ के रिलेटेड, ये मास्टर वेबसाइट है, कुछ भी कर सकते हो आप इसमें। पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सेल को पीडीएफ में कर सकते हो, पीडीएफ को एक्सेल में कर सकते हो, उसके बाद पीपीटी को पीडीएफ में किया जा सकता है,
पीडीएफ को कॉम्प्रेस भी किया जा सकता है, उसका नाम भी बड़ा मस्त है, आई लव पीडीएफ, ये नाम है बेटे, यही है आई लव पीडीएफ। तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये बहुत ही काम की वेबसाइट है, देखो इतनी सारी चीज़ें आप पीडीएफ के साथ यहाँ पर कर सकते हो। तो ये चीज़ें पहले ऑनलाइन पॉसिबल नहीं थी। सेकेंड वर्जन ऑफ द वेब में आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता था, कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता था और फिर ये चीज़ें पॉसिबल थी, लेकिन अब ये चीज़ आप ऑनलाइन कर सकते हो और इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेब सर्विसेज। जो चीज़ें पहले ऑफलाइन थी अब वो पूरी ऑनलाइन हो सकती, जैसे इंस्टाग्राम पर आप अपना फोटो अपलोड करते हो, है ना, उसमें क्या आप अलग अलग टाइप की स्टाइल्स को सेट कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट करना, फिर अलग अलग टाइप के वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, कर सकते हैं आप, उसको क्रॉप भी कर सकते हो वहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये पहले ऑफलाइन पॉसिबल था लेकिन आज ऑनलाइन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब सर्विसेज। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आपका वेब 3.0 की वजह से। टेल मी नाउ, डू यू क्लियरली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड वर्जन एंड द सेकंड एंड द फर्स्ट वर्जन? अगर वो मैं नहीं बताता तो ये आपको समझ में नहीं आता कि ये अलग क्या है इसमें। चलिए इससे आगे भी आपके सिलेबस में, इंस्टीट्यूट इधर तक रुका नहीं, आपके सिलेबस में इस कॉन्सेप्ट का भी इंट्रोडक्शन है, वेब 4.0। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, ऑलरेडी हम 5th वर्जन ऑफ द वेब को यूज करने लगे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अभी केवल 4th वर्जन का इंट्रोडक्शन आया है। तो 4th वर्जन में क्या होगा सर? 4th वर्जन में वो सब चीजें तो है जो 3rd वर्जन में है, मतलब सिमेंटिक वेब, वेब सर्विसेज और वेब 2.0 की सारी चीजें। तो फिर इसमें नया क्या है? इसमें नया बेटा ये है, ओहो शायद कुछ बच्चे बाहर निकल गए थे, वेटिंग रूम में है, आ जाओ आ जाओ। सिद्धि जी दो अकाउंट से लॉगिन कर रही है, क्या बात है? यहां पर देखिए वेब 4.0 में नया क्या है। तो बेसिकली इट इज नाउ सपोर्टिंग कैपेबिलिटीज to support AI. AI stands for आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके ही सिलेबस में आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली अब जैसे अमेजॉन एलेक्सा है, उसके बाद आपका गूगल का जो असिस्टेंट है, आप उसको कुछ भी पूछते हो तो देखो वो इंटरनेट से जुड़ा हो तो इन्फॉर्मेशन आपको देगा। बात को समझ रहे हो? अगर अच्छा गूगल के असिस्टेंट का कभी यूज़ किया है आपने, अमेजॉन एलेक्सा का कभी यूज़ किया है? आईफोन वालों के पास आईफोन सीरी है। तो बेसिकली ये आपकी डिजिटल ऑनलाइन असिस्टेंट है, स्मार्ट असिस्टेंट है। आप उनको कुछ भी बोलो, फोन कमांड दे दो, वो इंटरनेट पर खुद जाएंगे और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ढूंढ के लाएंगे। तो बेसिकली अब सर्च भी आपके लिए मशीन करेगा, है ना। तो दैट गूगल असिस्टेंट बिकम्स अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट, और वो इंटरनेट से जुड़ चुका है। तो आपका इंटरनेट का टेक्नोलॉजी और या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप साथ में जुड़ने के लिए देयर इज अ प्लेटफॉर्म की जरूरत, और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ है आपके वेब 4.0 में, जो कि 3 में नहीं था। अब 4.0 में ये सारे डिजिटल असिस्टेंट पॉसिबल है। वहाँ पर एग्जांपल आप यहीं पे लिख सकते हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब हम कॉन्सेप्ट कवर तो करने ही वाला आपके सिलेबस में तो है ही, तभी भी मैं इसका एग्जांपल ले लूँगा। बट दिस इज अ ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट वर्जन, सेकेंड वर्जन, थर्ड वर्जन एंड द फोर्थ वर्जन। सर अभी हम किस पर है? हम ऑलरेडी 5th वर्जन पर शिफ्ट हो चुके हैं और आपके सिलेबस में अभी तक आया नहीं बेटा। चलिए क्या है उसमें? बेटा उसमें ये जो एडवांस रोबोटिक्स है उसके रिलेटेड सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी गूगल एक बहुत ही बढ़िया से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है जिसका नाम है फूशिया ओएस। क्या आपने इसका नाम सुना है कभी? फूशिया ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। सोफिया तो बेटे वो एक रोबोट है, सोफिया तो एक रोबोट है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है फूशिया ओएस। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है, फिर आपके गूगल का क्रोम ओएस है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह से फूशिया भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर गूगल ऑलरेडी काम कर रहा है, जो कि ये सारा एडवांस रोबोटिक्स को सपोर्ट करता है और वो इंटरनेट से हमेशा जुड़ा होता है। मतलब वो उसका कोई कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा वेब से आपके वहाँ पर काम करेगा। तो वो है आपका 5th वर्जन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। चलिए वो आपको तक आने की जरूरत ही नहीं, आपके सिलेबस में वो है भी नहीं, और नॉर्मल जिंदगी में आप वेब 4.0 में खुश हो अभी, बिकॉज उधर आपकी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है। यस। चलिए आपके सिलेबस में आएंगे वापस से। तो आपको इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया सब कुछ, और कंपोनेंट्स ऑफ वेब 3.0 में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए, सिमेंटिक वेब एंड वेब सर्विसेज।
सिमेंटिक वेब एंड वेब सर्विसेज। और बातों ही बातों में हम भावनाओं में इतने आगे निकल गए कि हमने इस वेब 4.0 के इंट्रोडक्शन को भी पढ़ लिया, जो कि बस इतना छोटा सा पैराग्राफ है आपके सिलेबस का। तो सर इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? बेटा इस पे क्वेश्चन आया तो केवल एमसीक्यू में आएगा, थियरी क्वेश्चन इस पर पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगर आया भी तो 2 मार्क के लिए आएगा, है ना। आपका टोटल जो लिखने वाला पार्ट है ईआईएस में से, दैट इज ओनली फॉर 35 मार्क्स, और 35 मार्क्स में से ये इन लोग के पास और भी बहुत सारा मटेरियल है पूछने के लिए। सो नॉर्मली दे वोंट बी आस्किंग ऑन दीज थिंग्स। अगर इससे आना है वेब 4.0, हाँ 3.0 पे क्वेश्चन आएगा, 4.0 पे एमसीक्यू के लिए आएगा, तो वहां पे लिख लो ऐसे फॉर एमसीक्यू। देखो हम लोग जब आपको क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो हम केवल आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे, आने वाले एग्जामिनेशन में क्या क्या आपके साथ हो सकता है इसका अंदाज़ा भी आपको देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो वो हम निभा रहे हैं। दैट इज दैट पार्ट। ओके, सो वेब 3.0 हो गया, 4.0 हो गया, और क्या क्या पढ़ लिया हमने? ओ हो, चलो भाई अब एक जबरदस्त बीकॉम आंसर पढ़ेंगे। ये आंसर पढ़ के मजा आएगा आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन आईटी करेंगे आज। थोड़ा सा क्लास को हम शॉर्ट खत्म करेंगे बिकॉज मुझे कहीं जाना है, तो हम केवल ग्रीन आईटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे एंड विल एंड द क्लास। सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन आईटी? कोई बच्चा मुझे बताया था स्टार्टिंग में, पहले मैं पहले लिख देता हूँ बीकॉम आंसर, बीकॉम कैटेगरी आंसर। मतलब तुमको उधर अपना टैलेंट शो करना है, बिल्कुल झंडा गाड़ के आना है तुमको। आप समझ गए ना बीकॉम आंसर का मतलब क्या? मैंने समझाया आपको पहले कि बीकॉम आंसर का मतलब क्या होता है। बीकॉम कैटेगरी आंसर। चलिए कौन बच्चा बताएगा ग्रीन आईटी क्या होता है? अरे मैंने कलर गलत यूज कर लिया, मुझे ग्रीन आईटी में ग्रीन कलर यूज करना चाहिए। बोलिए भाई, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। सर इको फ्रेंडली तरीके से काम करना। ओहो बहुत बढ़िया, सही क्रैक करा। इको फ्रेंडली तरीके से आपको कंप्यूटर पे काम करना है। सर ये इको फ्रेंडली तरीके से कैसे काम कर सकते हैं? ज़्यादा लोड मत लो आप, मैं बताता हूँ आपको, फटाफट से ट्रिक बता देता हूँ। आपने 11th-12th में या स्कूल में बेसिकली आपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ का कुछ तो पार्ट पढ़ा होगा। नहीं सर क्या बात कर रहे हो आप, पढ़ता कौन है? वो तो सीधा हम ऐसा लिख के आते कि बिल्कुल वो सिलेबस से मैच हो जाता है, बस वही करना है आपको यहाँ पे। इसलिए मैंने लिख दिया इसको बीकॉम कैटेगरी, कि एनवायरमेंटल को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटिंग आपको कैसे करनी है। तो चलिए कुछ बात करेंगे। आपके आंसर जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आता है, व्हाट आर द बेस्ट ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिसेस। ओके, मैं आपको फटाक से बहुत ही सटीक तरीके से बता देता हूँ कि आंसर में क्या क्या लिखना है और क्या क्या कैसा आता है। बेसिकली दिस आंसर इज एलिजिबल फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क के लिए आंसर आता है। इससे बड़ी इस आंसर के आने का एलिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स लिखना है। तो ये अपना टारगेट है कि यूनिक 6 पॉइंट्स। हाँ, एक्टिव पैसिव वॉइस ने ये किया, वो हुआ इसलिए ना 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 बेटा, वो बीकॉम में होगा। इधर थोड़ा तो आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा। 6 यूनिक पॉइंट्स। तो सर इसको कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, 4 एरियाज फिक्स करेंगे कि इन एरियाज में आपको 2-2 पॉइंट लिखना है। तो 4 एरियाज इंटू 2 पॉइंट्स इन ईच एरिया, दैट ब्रिंग्स द टोटल टू 8 पॉइंट्स। और 8 पॉइंट बहुत है, आपको लिखना ही 6 है, 2 आपको एक्स्ट्रा देंगे गिफ्ट में, आपका नैया पार हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए बताएंगे। सबसे पहले जो बढ़िया बढ़िया एरियाज है, सबसे पहला एरिया जो आपको उठाना है अंडरस्टैंड एग्जाम के एंगल से, वो रिसाइकल। रिसाइकल के एरिया में आपको 2 पॉइंट लिखना है। कैसे लिखोगे आप? बढ़िया से लिखो कि आपको क्या क्या लिखना है, कि जब भी आपका कंप्यूटर का यूज हो जाए तो उसको कबाड़ी वाले को मत बेचो, उसको किसी ऐसी कंपनी को बेचो जो इसको रिसाइकल करके यूज करे। बिकॉज कंप्यूटर खराब होना मतलब क्या, पूरा कंप्यूटर थोड़ी खराब होता है। हो सकता है उसका मदरबोर्ड चला गया हो सकता है उसका स्क्रीन टूट गया हो, है ना, हो सकता है उसका प्रोसेसर कमजोर पड़ गया हो, लेकिन स्क्रीन अच्छा है, बाकी की चीज़ें तो अच्छी है, स्पीकर अभी भी अच्छे चल रहे, उसके पोर्ट्स अभी भी अच्छे चल रहे, तो सब कुछ वेस्ट नहीं होता। तो बेटर रादर देन स्क्रैपिंग इट, राइट, आपको इसको उठा के किसी एक ऐसे कंपनी को बेचना है जो इसको रिसाइकल करे। ओ आगे फिर जब आप कंप्यूटर का परचेस भी करो तो हो सके तो आप नया ब्रांडेड कंप्यूटर, अगर आपको इतनी ज़रूरत नहीं है तो यू कैन
परचेस अ रिन्यूड कंप्यूटर विच इज एज गुड एज अ ब्रांडेड कंप्यूटर। उसका प्राइस भी कम होता है लेकिन फंक्शनिंग उतना ही तेज होता है, करेक्ट। तो ऐसे वाले पॉइंट कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए आपके लिए। क्या आपको आंसर समझ में आ रहा है कि लिखना कैसे है हमको? Yes, sir. Dispose e-waste according to central, state and local regulations. Discard used or unwanted electronic equipment in a convenient and environmental friendly responsible manner as computers emit harmful emissions. Because आपका जो LCD वगैरह जो अगर उसको फेंक देते हो तो उसमें से कुछ केमिकल्स होते हैं जो अर्थ के लिए सही नहीं होते, तो कबाड़ी को देने से अच्छा भैया किसी को बेच दो जो उसको रिसाइकल करेगा। तो देखिए हमको कहाँ कहाँ पॉइंट लिखना था। हम पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ बेटे ग्रीन आईटी। तो पहला एरिया था इसमें रिसाइकल का, तो रिसाइकल के एरिया में आपको 2 पॉइंट्स लिखना है, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना। उसके बाद अगला एरिया है एनवायरमेंटल फ्रेंडली परचेस डिसीजन। एनवायरमेंटल फ्रेंडली परचेस डिसीजन ये है सेकंड एरिया। इसमें आपको 2 पॉइंट्स लिखना है। व्हाट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली परचेस डिसीजन? आप ऐसे कंप्यूटर यूज करो जो कम पावर कंज्यूम करे। अगर आप देखो तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग। जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग इसका होगा मतलब उतना ये कम पावर कंज्यूम करेगा, तो उस पर उसको कर लो। उसके बाद हो सके उतना आप जो पावर इफिशिएंट कंप्यूटर है उसको यूज़ करो। जैसे लैपटॉप की अगर मैं बात करूँ तो ये इसमें बैटरी होती है, आप इसको चार्ज करो और ये बैटरी फिर चलेगी ताकि आपका मेन पावर सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे कंप्यूटर यूज़ करो जो पावर इफिशिएंट है, जिसकी लॉन्ग बैटरी लाइफ है, उसको आप यूज़ करो। अवॉइड यूजिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप्स को ज़्यादा यूज़ करो ताकि पावर कंज्यूम कम हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और क्या होगा, सोलर एनेबल्ड कंप्यूटर यूज़ करो। ऐसा कंप्यूटर यूज़ करो कि जो सोलर की इलेक्ट्रिसिटी भी अगर उसको आ जाए तो उस पर भी वो काम कर ले, ऐसे कंप्यूटर को यूज़ करो। ऐसे कंप्यूटर मार्केट में बेटा अवेलेबल है, सिर्फ इतना है कि उनका प्राइसिंग यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन प्राइसिंग की हमको यहाँ पर बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी पे रख के प्राइसिंग को थोड़ा बाजू में रख के हमको ऐसा यहाँ पर आंसर लिखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि आपको इस एरिया में कौन से वाले 2 पॉइंट्स लिखना है? पावर इफिशिएंट वाले और जो कंजर्वेटिव एनर्जी पर चलेंगे ऐसे वाले कंप्यूटर्स आपको परचेस करना है। दैट इज दैट पॉइंट। अगला जो एरिया है यहां से वो है रिड्यूस यूज ऑफ पेपर। रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर। सर ये पेपर का कंप्यूटर से क्या लेना देना है? बेटे कंप्यूटर में जो भी है वो डिजिटल है, अगर आपको फिजिकल चाहिए तो प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। मतलब पेपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंप्यूटर के यूज से जो है वो रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स में आपको लिखना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपरलेस ऑफिस करना है। मतलब सब कुछ ईमेल्स पे हो रहा है, सब कुछ जूम कॉल्स पे हो रहा है, इनवॉइस भी जो है वो ईमेल्स पे जा रहा है, कुछ भी फिजिकल पेपर का मूवमेंट नहीं है। अगर आप देखो तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से जब भी आजकल आपको कोई इनवॉइस जो है वो ईमेल पे आता है और वहाँ पे नीचे ऐसे बड़े शब्दों में लिखा होता है अंडर द गो ग्रीन पॉलिसी। जितना पेपर का यूज कम होगा उतना पेड़ कम कटेंगे। तो देखो ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो आप डिजिटाइजेशन की ओर जाओ। और क्या कर सकते हैं, एक ऑफिस में अगर आपके पास 7 से 8 पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर्स है, तो हर एक को अलग प्रिंटर देने की जरूरत नहीं है। एक कॉमन लैंड प्रिंटर लेके आओ ताकि क्या हो, लोग कम से कम प्रिंटिंग को लगाए। कोई रूल्स बना दो ऑफिस में कि आप डबल पेज वाला प्रिंटर ले आओ जो बैक टू बैक प्रिंट करता है, वो लेके आओ। नहीं तो मैंने सी ऑफिस में देखा हुआ है 4 पेज का प्रिंट चाहिए, जो किसी सेक्शन में कोई अपडेशन आया है वो पढ़ना है प्रिंसिपल को, उसने 4 पेज वेस्ट कर दिए वहाँ पर। वही अगर डबल बैक टू बैक वाला प्रिंट का जो है प्रिंटर होता तो 2 ही पेज वेस्ट होते और बैक टू बैक प्रिंट आ जाती। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर में लिखना है। प्लीज टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट? यस सर। ये बहुत ही जनरलाइज पॉइंट्स है, लाइक इसका कोई टेक्नोलॉजी से कोई डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं है, बहुत ही ऐसे जनरल वाले पॉइंट्स है। ईवीएस स्टडीज एनवायरमेंटल का जो सब्जेक्ट था ना, बस वही है ये। अगला एरिया ये देखो, परचेज डिसीजन का पेपर कंजर्व एनर्जी, ये वाला है अगला एरिया।
कंजर्व एनर्जी मतलब हमारे वहाँ पर लिख देते हैं कंजर्व एनर्जी। दिस इज द फोर्थ एरिया। कंजर्व एनर्जी, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स आपको लिखने। तो देखिए ये वो 4 एरियाज है। रिसाइकलिंग में 2 पॉइंट्स, एनवायरमेंटल फ्रेंडली परचेज डिसीजंस में 2 पॉइंट्स, रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर में 2 पॉइंट्स, कंजर्व एनर्जी के 2 पॉइंट अभी जाकर पढ़ेंगे हम। तो ऐसे करके आपका टोटल 8 पॉइंट्स का आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको बताया इसमें एग्जाम में एलिजिबिलिटी मैक्स टू मैक्स कितने मार्क्स के लिए आएगा, 4 मार्क्स के लिए। और इन्हीं 4 मार्क्स के लिए आपको कितना एक्सपेक्टेड है लिखना, 6 पॉइंट्स। यहाँ पर तो आपके पास 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, तो यू आर वेरी सेफ आउट ईयर। सीए में आपको केवल पढ़ाई करने से सक्सेस नहीं हासिल होता, आपको स्ट्रैटेजी भी लगानी पड़ती है। याद रखो, हार्डवर्क इज जस्ट व्हाट यू कैन से 60-70%, 20-25% इज स्ट्रैटेजी। सब कुछ नहीं आपको पढ़ लेना होता, कुछ कुछ स्ट्रैटेजिकली भी आपको चलना होता है। बिकॉज बेटा सिलेबस समुंदर की तरह बड़ा है ना, तो क्या क्या आप कितना पानी भर लोगे, तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी से चलो आप, तो फास्ट आपका काम हो जाएगा। तो चलिए नीचे चलेंगे हम। कंजर्व एनर्जी, इसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपको लिखनी है। यूज एलसीडी रादर देन सीआरटी मॉनिटर। सर ये सीआरटी मॉनिटर क्या होता है, पिक्चर दिखाएंगे समझ में आएगा। यहां पर लिखेंगे सीआरटी मॉनिटर। बेटे सीआरटी मॉनिटर का मतलब ये ऐसे वाले मॉनिटर, ये डब्बे, ये जिसका आगे छोटी स्क्रीन होती है और पीछे इतना बड़ा उनका बॉडी होता है, आपको दिख रहा है यहाँ से, ये कुछ इस हिसाब के। इसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर। ये पहले के ज़माने में यूज़ करते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में क्या यूज़ करते हैं, एलसीडी मॉनिटर, मतलब फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स। तो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर आर मोर बेनिफिशियल फ्रॉम एनवायरमेंटल व्यू पॉइंट। कैथोड रे ट्यूब में आपको बहुत सारी केमिकल्स लगाने पड़ते हैं। ये गैस पर काम करता है, वो केमिकल पर काम करता है। तो केमिकल, हालांकि गैस भी हानिकारक है, लेकिन केमिकल लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा हानिकारक है। तो हो सके उतना आप कैथोड रे ट्यूब छोड़ करके एलसीडी मॉनिटर्स को आपने यूज़ करना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आपके सिलेबस में लिखा हुआ, जो कि बहुत ही लॉजिकल भी है। आगे देखिए, डेवलप a thin client strategy wherein thin clients are smaller, cheaper, simpler for manufacturer to build than traditional PCs or notebooks, and most importantly use about half the power of a traditional desktop PC। सर क्या समझा, कुछ नहीं समझा, आपके पकड़ में लाएंगे आराम से। थिन क्लाइंट क्या होता है, देखिए बेसिकली ये सर्वर, क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट है। दिस इज अ सर्वर, सर्वर का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और थिन क्लाइंट मतलब ये अलग अलग कंप्यूटर्स है जो आपके ऑफिस में लगा हुआ है। अब देखो आपके पास जो लैपटॉप है ना, उस लैपटॉप में डेटा सेव भी होता है, उसी लैपटॉप में डेटा का प्रोसेसिंग भी होता है, और उसी लैपटॉप में आप और भी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन ये हो गया नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन जब हम ये थिन क्लाइंट है सबके सब, इसको बोलेंगे थिन क्लाइंट। थिन क्लाइंट भी बेटा एक कंप्यूटर ही है, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ों की कमी है। जैसे इस थिन क्लाइंट में प्रोसेसर पेंटियम वाला होगा। अभी जैसे आप जो यूज़ करते हो वो कौन सा है, इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5, कोर i7, राइजन का AMD वाला प्रोसेसर। राइजन एक नया अपकमिंग ब्रांड है। तो ये अलग अलग प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो पेंटियम ड्यूल कोर ये पहले के ज़माने में यूज़ करते थे कि जहाँ पे हैवी प्रोसेसिंग वो नहीं सपोर्ट करता। लेकिन इन सभी थिन क्लाइंट में वो हल्के फुल्के प्रोसेसर्स लगे होते हैं। इनमें अपना कोई स्टोरेज का स्पेस ही नहीं होता, तो इसमें हार्ड डिस्क होता ही नहीं है। रैम भी कैसे होता है, 500 MB, 512 MB। अपनी रैम कैसी होती है नॉर्मली, 4 GB। आजकल तो फ़ोन में 12 GB का रैम आ रहा है, इसमें 512 MB का रैम होता है। आप बोलो कि सर फिर ये क्लाइंट करते, ये कंप्यूटर का मतलब क्या है। अंडरस्टैंड, उस ऑफिस में सबसे पावरफुल मशीन होगा ये सर्वर, और ये थिन क्लाइंट्स का केवल काम है इससे कनेक्ट करना। प्रोसेसिंग सर्वर करेगा, डेटा स्टोर सर्वर पे हो जाएगा। इसका काम है केवल कनेक्शन करके देना और उधर काम करना। काम उधर होगा लेकिन जगह ये होगी। बात को समझे, काम तो ये यहाँ होगा लेकिन जगह काम करने की ये होगी। इसलिए यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, कोई डेटा स्टोरेज नहीं होगा, और प्रोसेसर भी केवल बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए होंगे। तो ये थिन क्लाइंट आपके 7-8 हज़ार में आ जाता है।
और इसका डिब्बा भी बड़ा पतला सा होता है, मतलब आपका जो नॉर्मल सीपीयू उसका बड़ा डब्बा होता है सीपीयू का, इसका बिल्कुल कम होता है, बिकॉज अंदर कुछ मटेरियल है ही नहीं इसके। तो ये भी एक तरीका है आपको एनर्जी कंजर्व करने का, बिकॉज ये बहुत पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, इसमें खर्चा भी कम लगता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट केवल सर्वर पर है, तो फिर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, करेक्ट। यही बेटा वो पॉइंट है जो लिखा हुआ है। आपको थिन क्लाइंट का फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह के सीपीयू होते हैं इनके। ये देखिए, ये सीपीयू है, इतना कमजोर सा सीपीयू है। ये देखिए, ये एचपी का, इसका प्राइस कितना है देखिए, 6740। ये पूरा कंप्यूटर है और ये पूरा सीपीयू है, बस इतना ही है। अपना नॉर्मल सीपीयू इतना रहता, बिकॉज उसमें मदरबोर्ड फलाना ढिंकाना पता नहीं कितनी सारी चीजें। इसमें क्या है, बेसिक बोर्ड है, नेटवर्क कनेक्शन का पॉइंट है, 512 MB की रैम है बस, और प्रोसेसर भी हल्का फुल्का है बिल्कुल, बिकॉज इसमें बाकी चीजें हमको चाहिए ही नहीं। तो ये भी एक पॉइंट है जो आप वहां पर लिख सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थिन क्लाइंट? बताइए मुझे। Yes, sir. ज्यादा इसके डीप में नहीं जाना है आपको, केवल बस लिख के आना है पॉइंट को वहां पर। ओहो, ये देखो, ये कह रहे पावर डाउन द सीपीयू एंड ऑल द पेरिफेरल्स ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी। जब आप घर जा रहे हो तो पीसी बंद करके जाओ, है ना, बटन बंद करके जाओ, ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाए। मैंने कई बच्चों को देखा है, वो लैपटॉप को ना बिल्कुल मतलब बड़ी गंदी तरीके से यूज करते हैं, और मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस पर। क्या करेंगे, वो लैपटॉप पर काम करेंगे और जब काम खत्म हो गया तो धड़ाम से लैपटॉप को ऐसा उसके फ्लैप को अरे उसको शट डाउन करो, उसका पावर ऑफ करो, उसको स्लीप मोड में डाल के अपना पूरा दिन भर वो लैपटॉप स्लीप मोड में रह रहा है। बेटे, उससे लैपटॉप की लाइफ डिग्रेड हो रही है और आपका बैटरी लाइफ खराब हो रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली उसको अच्छे से पूरा चार्ज करो, पूरा यूज़ करो, और जब ना यूज़ हो तो बटन बंद करो, उसको सही तरीके से शट डाउन करो, ताकि कंप्यूटर की लाइफ आपकी ज़्यादा बढ़ती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, करेक्ट। सो ये वो 4 एरियाज़ है जहाँ पर आपको आंसर्स लिखने हैं। तो ग्रीन आईटी कभी भी आंसर आएगा तो आपके अंदर का टैलेंट आपको जगाना है, लेकिन जनरलाइज आंसर में क्या होता है कि दिमाग भटक जाता है। ये आपका एक्सपीरियंस आया होगा कि आपको लगता है कि यार ये तो ना मैं पॉइंट ऐसे ही लिख लूँगा, लेकिन 2 पॉइंट लिखने के बाद आपकी दुनिया रुक जाती है, आपको लगता है कि अब मैं क्या लिखूँ आगे। यही प्रॉब्लम होता है जनरलाइज आंसर लिखने में, इसलिए हमने आपको एरियाज फिक्स कर दिए। रिसाइकल पर 2 पॉइंट लिखना है, एनवायरमेंटल परचेसिंग इको फ्रेंडली परचेसिंग पर 2 पॉइंट लिखना है, रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर पर आपको 2 पॉइंट लिखना है, एंड कंजर्व एनर्जी पर आपको 2 पॉइंट लिखना है। ऐसे करके लिखोगे 2-2 पॉइंट, और 2-2 पॉइंट याद भी आता है, 8 मार्क का आंसर ऐसे मक्खन के जैसे हो जाएगा। सो इज द ग्रीन आईटी इन योर हैंड्स, यस और नो? Yes, sir. आराम से इसको क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। थैंक यू।